कोलकाता रेप कांड से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। लोग जस्टिस के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। हॉस्पिटल वाले पहले तो विक्टिम के माता पिता को फोन करके कहते हैं कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन ठीक इसके बाद फिर से कॉल करके बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। हॉस्पिटल वाले पहले तो पूरे 3 घंटे तक विक्टिम के माता पिता को इंतजार करवाते हैं। पेरेंट के पूछने पर उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता है। हॉस्पिटल के डॉक्टर अधिकारी सिर्फ आपस में ही कानाफूसी कर रहे थे और फाइनली 3 घंटे के बाद हॉस्पिटल का एक कर्मचारी विक्टिम के माता पिता के पास आके उनसे सेटलमेंट करने की बात करता है। सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। दिस इज नॉट ह्यूमन। एवरीवन वांट्स जस्टिस। You can't accept this kind of crime in this country. We are afraid of going out. It is not one day situation. This is what we feel every day. तो भाई ये घटना कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की है और जो विक्टिम है जिनके साथ ऐसा हुआ है वो पीजी के 2nd ईयर की स्टूडेंट थी। और ये चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट जिसमें चेस्ट में कोई समस्या हो या फेफड़े में कोई समस्या हो जैसे अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, इन बीमारियों के लिए पढ़ाई कर रही थी और जूनियर लेवल पे पेशेंट का इलाज भी कर रहे थे। और ये जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है ये सरकारी कॉलेज एंड हॉस्पिटल है। यहाँ पे पढ़ाई भी होता है और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी होता है। और ये जो घटना हुआ है वो 8 अगस्त की रात से 9 अगस्त की सुबह के बीच का है। दरअसल 8 अगस्त की रात को जिनके साथ ये घटना हुआ है इनका नाइट शिफ्ट में ड्यूटी था और इन्होंने रात के करीब 11 बजे कॉल पे अपने माता पिता से बात भी किया था। वहीं आरोपी जिसने इस क्राइम को एक्सेप्ट किया है वो भी 8 अगस्त के 2 बजे एक पेशेंट को एडमिट कराने के लिए इसी हॉस्पिटल में आता है और पेशेंट को एडमिट करा के ये हॉस्पिटल से निकल जाता है। उसके बाद आरोपी जिसका नाम संजय रॉय है रात के करीब 1 बजे फिर से हॉस्पिटल आता है दूसरे पेशेंट के ऑपरेशन के लिए और करीब 3 से 4 बजे के बीच इस घटना को अंजाम देता है। दरअसल ये जो संजय रॉय है कोलकाता पुलिस अधिकारियों का काफी करीबी है और इसने 2019 में सिविल वॉलेंटियर के रूप में कोलकाता पुलिस को ज्वाइन किया था और कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहा था और इसका कोलकाता पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ उठना बैठना था और इसने सेटिंग लगा के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में अपना ड्यूटी लगवा लिया। और इस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगवाने के पीछे का कारण था पैसा। दरअसल इसको कोलकाता पुलिस के साथ सिविल वॉलेंटियर के रूप में काम करने के लिए हर महीने मात्र 12,000 रुपए मिलता था और इतने कम पैसे में इस इंसान के इजाफे का खर्च नहीं निकलता था। और ये इंसान शराब का आदी था और ये हॉस्पिटल में किसी का एडमिट करवाने के नाम पे पैसा लेता था, किसी से बेड दिलवाने के नाम पे पैसा लेता था या फिर किसी से जल्दी काम करवाने के नाम पे पैसा लेता था और इस तरह करके हॉस्पिटल से ये अपने एक्स्ट्रा खर्च निकालता था। और इसी कारण से इसने हॉस्पिटल में अपना ड्यूटी लगवाया था। और 8 अगस्त की रात को जिस दिन ये घटना हुआ उस दिन भी इसने 2 पेशेंट लाया था। पहले पेशेंट को इसने 8 अगस्त के दिन को करीब 2 बजे लाया था। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट करा के चल गया था और दूसरे पेशेंट को उसने कुछ दिन पहले ही एडमिट करवाया था और 8 अगस्त की रात को ही उस पेशेंट का ऑपरेशन होने वाला था। उसी को देखने के लिए ये रात के करीब 1 बजे आया था और सीसीटीवी कैमरा और विक्टिम के साथ जो दूसरे जूनियर डॉक्टर उसके साथ रात में ड्यूटी कर रहे थे उनके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग विक्टिम के साथियों का कहना है कि 8 अगस्त की रात को विक्टिम ने अपने माता पिता से बात करते वक्त अपनी माँ से कहा था कि मैं एक बार राउंड अप ले लेती हूँ। कहने का मतलब है कि मैं एक बार मरीज देख लेती हूँ उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। लेकिन दोबारा से विक्टिम ने अपनी फैमिली से बात ही नहीं किया था। उसके बाद सीधा रात के 2 बजे के बारे में जिक्र है कि विक्टिम ने रात के करीब 2 बजे 2 जूनियर डॉक्टर के साथ खाना खाई थी और खाना खाने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल जहाँ पे सेमिनार हॉल है वहाँ पे आराम करने चल गई थी। और रात के करीब 3 बजे संजय रॉय उसी सेमिनार हॉल के आसपास आता है, इधर उधर देखता है और फिर सीधा ही सेमिनार हॉल के अंदर चल जाता है। और ठीक 4:37 में संजय रॉय सेमिनार हॉल से बाहर निकल जाता है। भाई अभी मैंने जो संजय रॉय के सेमिनार हॉल के अंदर फिर बाहर जाने की कहानी सुनाया है वो 100% सच है क्योंकि ये मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। लेकिन 8 अगस्त की रात को जो विक्टिम के साथ ड्यूटी में थे और जिन्होंने ये कहानी पब्लिक में सुनाया है कि 2 बजे रात 2 जूनियर डॉक्टरों ने
विक्टिम के साथ खाना खाया था। उसके बाद विक्टिम सेमिनार हॉल पे आराम करने चल गई थी। इस कहानी में फॉल्ट है। दरअसल 2 बजे की रात में खाने के टाइम पे 2 जूनियर डॉक्टर के साथ 2 सीनियर डॉक्टर भी थे और ये आपस में सेटलमेंट के लिए लड़ रहे थे। तो भाई अब थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हम आगे बात करेंगे कि आखिर वहाँ पे कौन सा सेटलमेंट चल रहा था। तो अभी हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद बताया गया है कि विक्टिम खाना खाने के बाद ग्राउंड फ्लोर से 4थी मंजिल में जहाँ पे सेमिनार हॉल है वहाँ पे आराम करने चल गई, जो कि एक नंबर का झूठ बात है, क्योंकि सेमिनार हॉल पे काम शुरू होने वाला था। दरअसल सेमिनार हॉल के अंदर वहाँ के कुछ एरिया को तोड़ के वहाँ पे बाथरूम बनाने का प्लान था और इसके लिए काम भी शुरू हो गया था। और बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से उस सेमिनार हॉल पे कोई नहीं जा रहा था और विक्टिम जो पिछले 36 घंटों से काम कर रही थी और उसे सेमिनार हॉल पे चल रहे काम के बारे में पहले से ही पता था और ये भी पता था कि अभी सेमिनार हॉल पे कोई नहीं जा रहा है, तो विक्टिम सेमिनार हॉल क्यों जाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और भाई क्या आपको लगता है कि एक सेमिनार हॉल जो 4थी मंजिल पे है प्लस में वहाँ कोई नहीं है, उस प्लेस में रात के 2 बजे जाके वहाँ पे कोई लड़की रुकेगी अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ के? दरअसल उस रात को जो 2 बजे बताया गया है कि विक्टिम के साथ बैठ के खाना खाया था, क्योंकि विक्टिम ने जब रात के 11 बजे अपनी माँ से कॉल पे बात किया था तो उसी समय वो बता रही थी अपनी माँ को कि हमारे लिए खाना आ चुका है और आप लोग भी खा लीजिए, हम भी जा रहे हैं खाने। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। फिर आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। उसके बाद सीबीआई के पूछताछ से पता चला है कि विक्टिम ने रात के करीब 12 बजे ऑनलाइन खाना मंगवाया था और विक्टिम के मरने की जो टाइमिंग है वो खाना खाने के करीब 3.5 से 4 घंटे के बाद का है, यानी कि करीब 3:30 से 4 बजे रात का या फिर 3 से 5 बजे के बीच का। अगर विक्टिम रात के करीब 2 बजे खाना खाती तो उसके मरने की टाइमिंग करीबन 5 से 6 बजे के बीच का होता। और रिपोर्ट में बताया भी गया है कि विक्टिम के मरने की टाइमिंग 3 से 5 बजे के बीच का है। और 9 अगस्त की सुबह 6 बजे हॉस्पिटल का एक कर्मचारी सेमिनार हॉल पे जाता है तो उसे वहाँ पे विक्टिम का बॉडी पड़ा हुआ मिलता है। और शुरुआत में तो विक्टिम के फैमिली को हॉस्पिटल वाले सिर्फ यही बताते हैं कि उनकी बेटी की तबीयत खराब है, लेकिन सेकेंड बार वो फिर से कॉल करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। और ये जो सुसाइड बताने का प्लान था वो कॉलेज के प्रिंसिपल का था। उसके बाद तीसरी बार फिर से कॉल करके बोलते हैं कि आप हॉस्पिटल ही आ जाइए। और फैमिली के हॉस्पिटल आने के बाद पहले तो हॉस्पिटल वाले 3 घंटे तक पेरेंट्स को कोई जानकारी ही नहीं देते हैं। हॉस्पिटल वाले आपस में ही कानाफूसी करते हैं। हॉस्पिटल वाले अपने रेपुटेशन को बचाने के लिए इस मामले पर क्या डिसीजन लेने वाले थे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद हॉस्पिटल का एक अधिकारी इस मैटर पर सेटलमेंट करने की बात करता है। और जो इंसान पिछले 3 घंटे से अपने बच्चे का शक्ल देखने के लिए रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लोगों से एक बार दिखाने के लिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, उनसे सेटलमेंट की बात करना इंसानियत को खत्म कर देने जैसा है। उसके बाद फैमिली पर चुप रहने के लिए दबाव भी बनाया जाता है। फैमिली ने अपने बच्चे को जिस रूप में देखा है आप खुद ही सुन लीजिए। सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। हम 4 जन, मिस्टर मिसेस, हम और हमारे एक और कर्मचारी, हम जब जाते हैं वहां हमको 3 घंटा खड़े रखा। एक पेरेंट्स जिनकी बच्ची 31 इयर्स ओल्ड की ऐसी खत्म हो जाती है, उनको 3 घंटा खड़ा रखा और ये हाथ जोड़ती रही, माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। हमको नहीं दिखाया गया। 3 घंटे तक खड़े रहने के बाद ये दोनों हस्बैंड वाइफ अंदर जाते हैं सेमिनार रूम में और ये पापा अपने डेड बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था। भाई आप ये पढ़ लेना। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विक्टिम के आंख और मुंह से खून निकल रहा था और इसके पीछे का कारण बताया गया है कि जब विक्टिम अपने बचाव में विरोध कर रही थी तब अपराधी ने विक्टिम का गर्दन पकड़कर उसके फेस को दीवार पे पटक दिया था और विक्टिम ने चश्मा पहन रखा था तो चश्मे का कांच टूट के विक्टिम के आंख और मुंह के अंदर चल गया, जिसकी वजह से विक्टिम के आंख और मुंह से खून निकल रहा था। उसके
बाद फेस, नाखून, पेट, लेफ्ट पैर, गर्दन और राइट हैंड पर चोट लगा था। उसके बाद गर्दन भी टूट गया था। उसके बाद आप इस 4 पॉइंट को पढ़ लीजिए और ये भी पढ़ लेना भाई। और पूरे बॉडी में जख्म था और संजय रॉय ने अपराध को कबूल किया है और इसके पास से 3 इम्पोर्टेंट सबूत भी मिला है। फर्स्ट में जब संजय रॉय का विक्टिम के साथ हाथापाई हुआ तो उस समय संजय रॉय का ब्लूटूथ गिर गया था जो अभी पुलिस को मिला है। सेकंड में हाथापाई के दौरान संजय रॉय का नाखून विक्टिम के फेस पे लग गया था और ये निशान मैच हो गया है। थर्ड में सीसीटीवी में इसका वीडियो कैप्चर होने के बाद जब इससे पूछताछ के लिए बुलाया गया तो इसने कपड़े तो चेंज कर लिए थे लेकिन ये जूता चेंज करना भूल गया और पुलिस को इसके जूते से विक्टिम का ब्लड मिला है। उसके बाद भाई आप इसको पढ़ लेना। उसके बाद संजय राय का 4 शादी हुआ था लेकिन इसके मिसबिहेवियर के कारण एक भी शादी टिक नहीं पाया और ये एक बॉक्सर भी था। तो भाई अभी मैंने सेटलमेंट का बात किया था तो अब जान लेते हैं कि हॉस्पिटल में कौन सा सेटलमेंट चल रहा था। तो भाई हॉस्पिटल में उस समय फिजिकल सेटलमेंट के लिए बहस हो रहा था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने दावा किया है कि विक्टिम जब इस सेटलमेंट के लिए नहीं मानी तो पहले उसके साथ मारपीट किया, फिर उसका रेप कराया और इस पूरे इंसिडेंट में एक लड़की भी शामिल थी। और उस डॉक्टर का कहना है कि इस पूरे साजिश में कॉलेज के बड़े अधिकारी भी शामिल थे। दरअसल भाई इस पूरे घटना में वहाँ के स्टूडेंट को प्रिंसिपल पर भी शक है लेकिन कॉलेज के स्टूडेंट इस बात को खुल के नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि प्रिंसिपल का पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और वहाँ के स्टूडेंट प्रिंसिपल की हरकतों से भी वाकिफ है। आधे भाई मैंने कहा था विक्टिम पिछले 36 घंटों से काम कर रहे थे। दरअसल इसके पीछे का कारण था कि विक्टिम फिजिकल सेटलमेंट का विरोध कर रहे थे, इसी वजह से उसे कभी 36 घंटे और कभी उसे 48 घंटे ड्यूटी मिला। प्रिंसिपल को जब 9 अगस्त की सुबह जब सेमिनार हॉल पर जूनियर डॉक्टर के शव मिलने के बारे में पता चला तो इसने लोकल पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं करवाया था। इस घटना के बारे में कहीं भी शिकायत नहीं करवाया था। उसके बाद जब ये मैटर आगे निकल गया उसके बाद इसने इस मैटर को दबाने के लिए फैमिली वालों को सुसाइड बताया। आप थोड़ा प्रिंसिपल की हरकतों के बारे में भी जान लीजिए तब आप खुद से भी समझ पाएंगे कि वहाँ पे चल क्या रहा होगा। तो भाई इस प्रिंसिपल की सुरक्षा में हमेशा 20 लोग लगे रहते हैं और 4 बाउंसर हमेशा ही अपने साथ लेके चलता था। उसके बाद संदीप घोष लावारिस शवों को निजी हॉस्पिटल को दे देता था। उसके बाद शव परीक्षण के लिए आने वाले शवों का इस्तेमाल मरने वाले माता पिता के सहमति के बगैर प्रैक्टिकल के लिए किया जाता था। उसके बाद परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को पास करने के लिए 8 से 10 लाख रुपए लेता था और ये पैसा जूनियर डॉक्टर वसूलते थे और जो लोग MBBS पास करना चाहते थे उनके लिए 3 लाख रेट तय किया गया था। और इस प्रिंसिपल के करीब भी 10 से 12 जूनियर डॉक्टर थे जो शराब भी सप्लाई करते थे और लड़कियों के साथ मिसबिहेव भी करते थे। उसके बाद इस कॉलेज का पहले का जो प्रिंसिपल है उसका कहना है कि वो स्टूडेंट के हॉस्टल में पैसे वसूल करता था, फेल होने वाले स्टूडेंट को पास करने के लिए पैसे लेता था। उसके बाद पहले के प्रिंसिपल का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल बनने की नियुक्ति के लिए एक लिस्ट तैयार किया गया था और प्रिंसिपल बनने की लिस्ट में संदीप घोष 16वें नंबर पे था लेकिन अपने पॉलिटिकल पावर के कारण वो रातों रात पहले नंबर पे आ गया था। उसके बाद इसने तो 2 बार अपना खुद का ट्रांसफर रुकवा दिया है। 31 मई 2023 को पश्चिम बंगाल की सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की जगह डॉक्टर सनत घोष को प्रिंसिपल बनाया था लेकिन 24 घंटे के अंदर ये ऑर्डर वापस लेना पड़ा। उसी तरह 11 सितंबर 2023 को संदीप घोष का ट्रांसफर मुर्शिदाबाद के मेडिकल कॉलेज में किया गया था लेकिन 1 मंथ के अंदर ही फिर से उसे वापस ले आया। उसके बाद 2023 में संदीप घोष के खिलाफ जांच के लिए कमेटी भी बनाया गया था लेकिन इस पर हेल्थ सेक्रेटरी को अपना आदेश वापस ले लेना पड़ा। और अभी इस घटना के बाद जब वहाँ के स्टूडेंट ने प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो प्रिंसिपल ने दबाव में आके अपना नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन ठीक इसके 8 घंटे बाद प्रिंसिपल को कोलकाता मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। उसके बाद 2021 की बात है, अंजन सिन्हा नाम के एक व्यक्ति ने अपने बेटे का एग्जाम्पल देके बताया है कि उसका बेटा नीट का टॉपर था और 2019 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसके बेटे ने MBBS के लिए एडमिशन लिया था और 2021 में मेडिकल कॉलेज के बच्चों ने संदीप घोष के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था और उस समय उनकी मांग थी कि लड़कियों के लिए अलग कॉमन रूम बनाया जाए और हॉस्टल के मैनेजमेंट को बेहतर किया जाए। और इस
प्रोटेस्ट में उसके बेटे ने हिस्सा लिया था। उसके बाद उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दिया था। संदीप घोष ने उसके बेटे को किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करने पर बैन लगा दिया था। लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हर जगह जाने पे रोक लगा दिया था। उसके बाद उसके बेटे को फेल भी कर दिया गया था और एग्जाम में बैठने का परमिशन भी नहीं दिया था और कई बार उसके बेटे को सस्पेंड भी कर दिया था। और इस तरह से बहुत से बच्चों को संदीप घोष ने परेशान किया है, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। कोई भी इसके करप्शन, गड़बड़ी या फिजिकल सेटलमेंट के बारे में किसी से बोलता था या कंप्लेन करता था तो उसे टारगेट किया जाता था। उसके बाद इसने स्टूडेंट का एक ग्रुप भी बना रखा था और जो नए स्टूडेंट आते थे उनके साथ मिसबिहेव भी करता था। स्टूडेंट के गलत काम के लिए दबाव बनाता था और एग्जाम से रस्टिकेट करने की धमकी देता था। उसकी बात ना मानने पर ओवर टाइम ड्यूटी करवाता था। वो इंटर्न और हाउस स्टाफ को शामिल करके सेक्स और ड्रग रैकेट चलाता था। बेची जाने वाली दवाओं में हेरोइन, ब्राउन शुगर और अभी इस केस में भी वही हुआ है। जब विक्टिम तैयार नहीं हुई तो उसके पहले 36 घंटे ड्यूटी में रखा गया। उसके बाद इस केस में राजनीति भी इन्वॉल्व है। बीजेपी वालों का कहना है कि इस घटना में टीएमसी सांसद का भतीजा भी शामिल है। उसके बाद अभी 2 ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कॉलेज के बड़े अधिकारियों के इन्वॉल्व होने की बात कर रहा है। ये पूरा मामला एक नाटक है और घटना को अंजाम देने वाले असली अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि बाहरी लोग हम पर निर्भर होकर इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं टिक सकते। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया है। इसके साथ ही अधिकारी चाहते हैं कि हम इसे भूल जाएं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खुलासा हुआ है कि महिला डॉक्टर पर एक नहीं बल्कि 2 या 3 लोगों ने हमला किया था। ये कौन हो सकता है? आपको क्या शक है? उसका परिवार काफी ऊंचे पदों पर है। मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। दुख होता है सोचकर कि मेरे अपने बैचमेट ने ऐसा किया है। अब उसे बचाने के लिए कई खेल खेले जा रहे हैं। आरजीकर कॉलेज से कुछ भी उम्मीद ना करें, आरोपी को छिपाया जा रहा है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये है कॉल रिकॉर्डिंग आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न और दूसरे अस्पताल के पीएचडी डॉक्टर के बीच की। इसमें इंटर्न कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूरा मामला नाटक है, असली अपराधी अभी भी बाहर घूम रहा है। हालांकि क्राइम तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। और अब सीबीआई के भरोसे में है पूरा मामला। भाई जय हिंद, जय भारत।